अब तक। सपना ने थूक का घूंट गले से नीचे निगला और हल्के से सिर हिला दिया। सब बिना रुके आगे चलते रहे। वेदांत कुछ न कुछ बोलता रहा और सपना अपने माथे पर लकीरें लिए अधिराज को देखती रही। अब आगे क्या मुसीबत है? झूठ तो बोल लिया, पर एक पुलिस वाले से कब तक छुपा लूंगी? पर ये कितना सहज इंसान है, अगर सच पता चला तो मुझसे बात ही नहीं करेगा और ईरा को ढूंढेगा। नहीं, उस ईरा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कैसे ना कैसे करके रोक लूंगी, सोचते हुए वो अधिराज के करीब आकर चलने लगी। अधिराज ने उससे जायज दूरी बना रखी थी, लेकिन सपना बार बार नजदीक चलने की कोशिश में थी। एक बार उसका पैर लड़खड़ाया तो अधिराज ने उसे बाजू से पकड़कर संभालते हुए कहा, आराम से। जी, बोलते हुए सपना ने सिर हिला दिया। तीनों गाड़ी के पास पहुंचे तो अधिराज ने सपना के पिछली सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोल दिया। वेदांत पैसेंजर सीट पर बैठ गया और रहमान ड्राइविंग सीट पर। अधिराज पिछली सीट पर सपना के बगल में बैठ गया। सपना उसे पास पाकर मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। उसने गाड़ी को देखा और मन में बोली, क्या ठाठ हैं। गाड़ी में घूमते हैं, जहां भी जाते हैं। ऐसी जिंदगी हो तो और क्या चाहिए। यहाँ पर इतने दूर से पानी ले जाने और खेतों में काम करने से अच्छा है कि एक ऐसे ही लड़के से शादी हो जाए। सोचते हुए वो तिरछी नजरों से उसे देखने लगी। अधिराज बोला, कहाँ रहती हैं आप? वहीं छोड़ देंगे, बस यहीं पास में ही मेरा घर है। जहाँ आपको घर मिला है वहाँ से आधा किलोमीटर आगे। अधिराज ने सिर हिला दिया। वेदांत बोला, फिर सड़क के रास्ते दूर पड़ेगा। पुलिस चौकी पहले आ जाती है ना। हमारे घर का रास्ता दूर है और तुम्हारा घर तो उससे भी दूर है। शाम तक रुक जाओगी क्या? उद्धरण चिन्ह। सपना ने सुना कि शाम तक उनके साथ रुकना है तो वो हमें सिर हिलाते हुए बोलने ही लगी थी कि इतने में अधिराज बोला, दूर है तो कोई बात नहीं, घर तक छोड़ो। शाम तक रुककर ये क्या करेगी? लोगों को घरों में भी काम होते हैं। सपना का चेहरा लटक गया। क्या यार, मैं रुक जाती ना। घर छोड़ देंगे तो साथ में वक्त कैसे मिलेगा, सोचते हुए उसका मुंह बन गया था। गाड़ी पुलिस चौकी के बाहर रुकी तो अधिराज नीचे उतर गया। सपना बड़ी बड़ी आंखें किए उसे देखने लगी। उसे लगा था कि वो भी साथ जाएगा, लेकिन वो तो नीचे उतर गया था। अधिराज ने वेदांत को देखा और बोला, मैं कुछ काम देख लेता हूँ, तुम इसे आराम से घर छोड़कर आना। बोलकर उसने सपना को देखा और बोला, चिंता की बात नहीं है, आराम से घर छोड़ देंगे। बोलकर वो निकल गया। सपना मुट्ठी बनाए रह गई। गाड़ी वहां से आगे चल पड़ी तो सपना पलटकर पीछे देखने लगी। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। पुलिस स्टेशन। अधिराज केबिन में बैठा एक फाइल के पन्ने पलट रहा था। एक भी ढंग का केस नहीं है। शायद आज तक कोई इंसान का बच्चा नहीं था जो लोगों की परेशानियों को लिखे और उनका निपटारा करे। बोलते हुए उसने गुस्से से फाइल पटक दी। तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। अधिराज ने सामने देखा तो वही पहलवान खड़ा था जो मंदिर में उन्हें मिला था। आप कहें तो अंदर आ जाऊं? पहलवान ने अपनी भारी भरकम आवाज में पूछा। जी आ जाए, अधिराज ने आदर से कहा। पहलवान अंदर आया तो अधिराज ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। पहलवान बैठा और बोला, क्या मैं अपनी बात आपको बताऊं? उद्धरण चिन्ह। जी बताइए, अधिराज ने हाथ बांधकर टेबल पर रखे हुए पूछा। पहलवान बोला, मंदिर में एक लड़का मुझे रोज छेड़ता है। उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। अधिराज ने सुना तो भौहें चढ़ाकर उसे देखते हुए बोला, लड़का आपको छेड़ता है? ओक, कौन लड़का है? उद्धरण चिन्ह। नया आया है कोई, मंदिर में मिलता है। अधिराज ने सिर हिला दिया। वो समझ गया था कि वो वेदांत की बात करने आया था। वहीं अधिराज ये भी समझ चुका था कि पहलवान ने अधिराज को उसके साथ नहीं देखा था, क्योंकि अगर देखा होता तो अभी वो उससे ऐसे शिकायत नहीं कर रहा होता। अधिराज ने गला साफ किया और बोला, तो किस तरह से छेड़ा है आपको? थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। पहली बार में मुझे देखते ही उसने मेरे ऊपर फूल फेंका और उसके बाद भाग गया। उसकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं थी। फिर अगली बार उसने मेरा हाथ पकड़ा और दांत मार दी।
और तो और बाद में चूमने भी लगा। अधिराज को हल्की हंसी आ गई। उसने सिर हिलाया और बोला, ओक, समझ गया। तो आप क्या चाहते हैं? क्या किया जाए? उद्धरण चिन्ह। मैं चाहता हूँ उसको मेरे हवाले किया जाए। हड्डियां तोड़ दूंगा उसकी। बोलते हुए उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसकी मुट्ठी भी कसी हुई थी। उसे देखकर ही समझा जा सकता था कि वेदांत को लेकर वो बहुत गुस्से में था। आपके हवाले ही करना है तो आप हमारे पास क्यों आए हैं? ताकि आपको बता सकूं कि मेरे साथ गलत हुआ है। अधिराज ने सिर हिला दिया और बोला, नाम बताए अपना। फूलकुमार, उसने अपनी भारी भरकम आवाज में जवाब दिया। दरवाजे के पास खड़ा कांस्टेबल हंसा तो पहलवान उसे पलटकर देखने लगा। अधिराज बोला, ठीक है, जैसे ही वो हमें मिलता है हम करते हैं आपकी समस्या का समाधान। धन्यवाद, राम राम, बोलकर वो उठा और बाहर निकल गया। मर गए गुरु, बोलते हुए अधिराज ने सिर पर हाथ रख दिया। ये वेदांत भी पता नहीं कहाँ कहाँ से मुसीबतें बुलाता है। इसके हाथ लग गया तो सच में हड्डियां तोड़कर रख देगा। पहलवान भारी भरकम कदम लेते हुए गलियारे से चला जा रहा था। उसी वक्त वेदांत भी सामने से चला आ रहा था। वो अपनी ही धुन में मगन था। सामने से आते पहलवान के ऊपर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पहलवान से 5 कदम की दूरी पर आकर जैसे ही वेदांत के सामने वो चेहरा आया तो उसके लिए उससे डरावना और कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे के भाव एकदम से फीके पड़ गए। अबे यार, बोलते हुए उसने जल्दी से अपना चेहरा हाथों में भरकर छुपा लिया और दूसरी तरफ घूम गया। पहलवान ने उसे अभी तक नहीं देखा था। वही वेदांत वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी भागने के लिए उसके पैर भी तैयार नहीं थे। वो जैसे का तैसा खड़ा रहा। पहलवान उसके बगल से होकर उसे छूता हुआ निकल गया। उसके जाते ही वेदांत भी अधिराज के केबिन की तरफ भाग गया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और बोला, क्या दिन चल रहे हैं यार? ये पहलवान यहाँ क्या कर रहा था? तेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा कर गया है। कहा है कि तुझे इसके हवाले कर दिया जाए। वेदांत की आंखें बाहर निकलने को थी और जान हलक में आ चुकी थी। वो झट से आकर कुर्सी पर बैठा और बोला, तूने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा ठीक है, दे दूंगा। अबे ओए, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? बोल देता कि तू नहीं पकड़ेगा। मेरा काम है लोगों की परेशानियों को सुनना और समाधान करना। मौका मिलते ही तुझे उसको सौंप दूंगा। हैं, पर क्यों? बोलते हुए वेदांत का चेहरा रोने को हो आया था। क्या मुसीबत गले पड़ी हुई है? अब मैं अबला कहाँ सुरक्षा ढूंढूंगा? उद्धरण चिन्ह। अधिराज ने गला साफ किया और बोला, अब अगर सरेआम लड़के छेड़ेगा तो सजा तो भोगनी पड़ेगी ना। अरे उसको कौन छेड़ेगा यार? मैं उस सांड को कैसे छेड़ सकता हूँ? बल्कि ये तो खुद मुझे लाल झंडी समझकर सींग मारने दौड़ता है। अब वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो गुस्सा बहुत थे। तुझे पकड़ने के बाद क्या करेंगे ये अच्छे से समझ में आ रहा है, बोलकर अधिराज बस हंस दिया। कैसा दोस्त है यार, मेरी दयनीय हालत पर हंस रहा है। लज्जाहीन, बोलकर वो मुंह लटकाए बैठ गया। ईरा घर पहुंची तो देखा कि घर में कुछ चहल पहल बनी हुई थी। ईरा जैसे ही घर के अंदर आई तो देखा कि वहां एक लड़का और एक लड़की मौजूद थी। ये उसकी मामी के बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहक और छोटी बेटी मीना। ईरा सहमी हुई सी वहीं खड़ी थी। प्रमिला ने उसे आते देखा, फिर चिल्लाते हुए बोली, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा जाकर चाय बना और उसके बाद रात का खाना तैयार कर। मेरे बच्चे इतने वक्त बाद घर आए हैं, जो खाने का कहते हैं वो बना। जा। उद्धरण चिन्ह। जी मामी जी, बोलकर ईरा जल्दी से रसोई की तरफ निकल गई। मोहक की तिरछी नजरें उसी के ऊपर थी। जब से ईरा दिखी थी वो उसे अजीब सी नजरों से देखे जा रहा था। घर के कामों में उलझे हुए ईरा को सांझ हो चुकी थी। आज वो चाहकर भी मंदिर में आरती के लिए नहीं जा पाई थी। उदास सी होकर वो रोटियां बना रही थी। तभी उसे महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो। वो पीछे पलटी तो देखा सामने मोहक खड़ा था। ईरा घबरा गई और अपनी मुट्ठियां कस ली। कैसी हो ईरा? मोहक ने उसे अजीब तरह से देखते हुए पूछा।
ईरा संकुचाई हुई सी बोली, अच्छे हैं। मोहक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कहाँ अच्छी हो, ये क्या हाल बना रखा है अपना। इतनी खूबसूरत लड़की और ऐसे कपड़े तो आजकल भिखारी भी नहीं पहनते। बोलते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखने लगा। ईरा झट से पीछे की तरफ झुक गई। मोहक बोला, अरे क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी ही फिक्र में बोल रहा हूँ ना, पीछे क्यों जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। ईरा को पसीने आने लगे थे। उसने थूक का घूंट गले से नीचे निगला और बोली, हमें कोई परेशानी नहीं है इन कपड़ों से। ये अच्छे हैं। कहाँ अच्छे हैं ईरा, देखो कितने पुराने हो गए हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिलाकर लाता हूँ, बोलकर वो उसका हाथ लिए बाहर की तरफ जाने लगा। नहीं, हमें नहीं जाना है, आप हाथ छोड़ दीजिए हमारा, बोलकर ईरा अपना हाथ छुड़ाने लगी। मोहक ने गुस्से से उसे करीब खींचा और बाजुओं पर दबाते हुए बोला, मैंने कहा ना चलो, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मुझे ना कर सको। और एहसान मानो तुम्हें कुछ लेने के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास है सब कुछ। मोहक ने गुस्से से उसे घूरा और फिर झटके से ईरा की कमीज को बाजू के पास से फाड़ दिया। ईरा चिल्लाए और अपनी बाजू पर हाथ रख दिया। अगले ही पल मोहक ने उसकी दूसरी बाजू के कपड़े को भी फाड़ दिया। ईरा डरी सहमी सी उसे देखने लगी। मोहक के कपड़े फाड़ने से ईरा की बाजू पर भी खरोंच आई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मोहक ने उसे झकझोरा और बोला, अब तो फट गए ना कपड़े, अब तो चाहिए होंगे नए, चलो, बोलकर वो वापस से उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। तभी प्रमिला सामने आकर खड़ी हो गई। मोहक ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। प्रमिला उसका हाथ देख नहीं पाई थी। प्रमिला ने ईरा के कपड़ों को देखा और बोली, ये कपड़े किसने फाड़े। उद्धरण चिन्ह। वो ईरा कुछ बोलने लगी, पर इससे पहले ही मोहक बोल उठा, पता नहीं मम्मी, मेरे अंदर जाते ही अपने कपड़े फाड़ने लगी। फिर बोली कि नए कपड़े दिलाओ वरना शोर मचा दूंगी। ईरा हैरानी से उसे देखने लगी। वो निरा झूठ बोल रहा था। नहीं नहीं मामी जी, हमने नहीं, ईरा बोलने लगी, पर इससे पहले ही प्रमिला ने जोर से उसके गाल पर चांटा मार दिया। ईरा को इतने जोर से थप्पड़ पड़ा कि वो जाकर जमीन पर गिर गई। उसका सिर दीवार से लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। बेहुदा लड़की, उठ, बोलकर उसने गुस्से से उसके बालों को पकड़ा, लेकिन ईरा ने कोई हरकत नहीं की। हो गया नाटक शुरू, मैंने कहा उठ, वरना टांगे तोड़ दूंगी, बोलते हुए उसने जोर से उसके बालों को कस दिया। पर अभी भी ईरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रमिला ने उसके माथे को देखा तो खून निकलने लगा था। उसने वहीं ईरा को छोड़ दिया। मोहक बोला, बेहोश हो गई क्या। हाँ हो गई। अच्छा है, वरना आज मैं इसका खून कर देती। और तू इसके पास जाता क्यों है। जब पता है कि गिरी हुई लड़की है, तो इसके पास जाकर अपने ऊपर क्यों दाग लगाना है। आज के बाद इससे दूर रहना, बाकी इसको तो मैं सीधा करूंगी, सपने में भी ऐसी हरकत करने का नहीं सोचेगी। मोहक ने सिर हिलाया और ईरा को घूरते हुए मन में बोला, शिट, बेहोश हो गई। कितना अच्छा मौका था, निकल गया हाथ से। 2 ही दिन है यहाँ, उसके बाद तो जाना है। इन्हीं दिनों में मुझे चाहिए ये लड़की। पिछले 6 महीने से तरस रहा हूँ, इस बार तो हासिल करके रहूंगा। कितना बच लेगी। बोलते हुए वो झुकने लगा तो प्रमिला बोली, क्या कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। इसको इसके कमरे में छोड़कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, यहीं पड़ी रहने दे, बस दरवाजे के पास से हटा दे, वरना आना जाना मुश्किल होगा, बोलकर उसने खुद ईरा को घसीटकर दरवाजे के सामने से हटा दिया और मोहक को लेकर खाना खाने चली गई। ईरा बेसुध सी वहीं बेहोश पड़ी रही। रात का वक्त, सब लोग सोने जा चुके थे। मोहक भी प्रमिला के कहने पर अपने कमरे में चला गया था। ईरा का ध्यान किसी को भी नहीं था। जब मोहक को लगा कि सब सो चुके हैं तो वो बिना आवाज किए अपने कमरे से बाहर निकला और ईरा की तरफ जाने लगा। बाहर आकर देखा तो वो वहां पर नहीं थी। ये कहाँ चली गई, होश आ गया क्या। बोलते हुए वो आसपास देखने लगा, पर ईरा नजर नहीं आई। लगता है अपने कमरे में चली गई। अब वहीं जाकर देखता हूँ, रात में कहाँ जाएगी, बोलकर वो उसके छोटे से कमरे की तरफ चला गया।
अंदर झांका तो ईरा वहां भी नहीं थी, इधर भी नहीं है, फिर कहाँ गई? प्रमिला के घर से थोड़ी दूर गाय के छोटे से तबेले में कुछ गायों को बांधा गया था। उन्हीं के बीच ईरा अपने आप को समेटे बैठी हुई थी। उसका सिर गाय की गर्दन पर रखा हुआ था और वो उसी से चिपककर अपने लिए अपनापन और शांति ढूंढ रही थी। लगातार आती उसकी सिसकियां रात के गहरे सन्नाटे में जैसे गूंज सी रही थी। गाय उसके चेहरे पर चाटने लगी तो ईरा ने आंखें बंद कर ली। गाय के गले से लगकर वो रोते हुए बोली, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों कोई भी हमसे प्यार नहीं करता? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई दादी माँ? यहाँ कोई हमारा नहीं है। आपके जाने के बाद हमें बहुत अकेला लगता है, हम नहीं जी सकते। बोलते हुए वो फूटकर रोने लगी। वहीं उसने काफी वक्त से कुछ भी नहीं खाया था तो भूख से भी उसका बुरा हाल था। रोते रोते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह ईरा के चेहरे पर हल्की रोशनी आई तो उसने आंखें खोल लीं। वो अभी भी गाय के करीब ही लेटी हुई थी। उसने प्यार से गाय के माथे पर हाथ फेरा और फिर धीरे से चूमते हुए बोली, तुम तो सबकी हो ना। हम जब भी तुम्हारे पास आते हैं हमें बहुत सुकून मिलता है। तुम हमेशा साथ रहना। बोलते हुए उसकी आंखें नम थीं और गला भर आया था। वो वहां से उठी और अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसकी नज़र अपनी बाजू के कपड़े पर गई तो फटा हुआ था और लटक रहा था। उसे रात का दृश्य फिर से याद आ गया। उसकी रूह कांपने लगी थी। अब वहां वापस नहीं जाना चाहते। हमारा दम घुटता है, पर हम कहाँ जाएंगे? सोचते हुए वो बिना किसी दिशा के निकल पड़ी। वो नहीं जानती थी कि अभी उसका सफ़र उसे किस दिशा में लेकर जाएगा। चलते चलते वो एक सुनसान से रास्ते पर आ गई थी। आसपास सिर्फ जंगल था और झाड़ियां थीं। ये रास्ता तालाब की तरफ भी जाता था, लेकिन सुनसान था तो यहाँ से अक्सर कोई आता जाता नहीं था। ईरा गुमसुम सी चली जा रही थी। तभी वहां झाड़ियों में बैठे कुछ नशाखोरों की नज़र उसके ऊपर गई। अरे वो देख, क्या मार जा रहा है, एक लड़के ने कहा तो सब उसी तरफ देखने लगे। अबे हाँ यार, इतनी सुबह से, और वो भी अकेली, एक लड़के ने बेहूदगी से कहा। अबे तो सोच क्या रहे हो, कितना अच्छा मौका है, चलो सब। बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ गया। उसके साथ ही बाकी सब भी उसकी तरफ बढ़ चले। ईरा अपने में ही खोई चल रही थी कि तभी दो लड़के उसका रास्ता रोके खड़े हो गए। ईरा ठहर गई और सामने देखने लगी, फिर झट से अपनी फटी हुई बाजुओं पर हाथ रख दिए। कहाँ जा रही हो अकेली अकेली? हमें भी साथ ले लो, एक लड़के ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। ईरा घबराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी, तभी पीछे भी किसी से टकरा गई। उसने पलटकर देखा तो दो लड़के और खड़े थे। ईरा झट से उससे दूर हट गई। अरे क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? खा थोड़ी जाएंगे हम। बोलते हुए लड़का हंसने लगा। ईरा किनारे से होकर जाने लगी तो एक बार फिर एक लड़के ने सामने आकर रास्ता रोक लिया। जा कहाँ रही हो, हमने जाने को कहा क्या? उद्धरण चिन्ह। देखिए हमें जाने दीजिए। हाँ हाँ जाने देंगे, पर ऐसी थोड़ी, कुछ देर तो रुकना होगा, थोड़ा तो हमारी बाहों को आराम दो। बोलते हुए एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईरा हाथ पीछे खींचने लगी तो दूसरे लड़के ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। छोड़िए हमें, वो चिल्लाई और अपने हाथ पैर चलाकर छूटने की कोशिश करने लगी, पर उनके आगे भला वो कितना ही जोर लगा लेती। बचाओ, छोड़ो हमें, जाने दो। ईरा चीखने चिल्लाने लगी तो रो लड़का उसका मुंह बंद करते हुए बोला, कितना चीखती है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। इतनी सुबह दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए अच्छा होगा चुप रह और हमें जो करना है कर लेने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ईरा की आंखों में बेबसी से आंसू भर आए। वो पूरी तरह से बेसहारा थी। लड़के उसे उठाकर रास्ते से झाड़ियों के पीछे लेकर चले गए। एक ने उसे जमीन पर पटका और खुद उसके ऊपर आकर उसे चूमने लगा। ईरा के हाथों को वो बेरहमी से मसल रहा था। बाकी सब लड़के हंसते हुए उसे देख रहे थे। ईरा चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उनमें से कोई नहीं था जिसको इस बात से कोई फर्क पड़ता। खुद को बचाने की नाकाम कोशिश में ईरा थक चुकी थी। अगले ही पल एक और लड़का आया और ईरा के बदन से कमीज को फाड़ने लगा। नहीं,
ईरा बुरी तरह से बिलख पड़ी। उसके ऊपर लेटा लड़का उसके बदन पर काटने लगा। अब सब लड़के उसके नजदीक आ गए थे। उस सुनसान रास्ते में कोई उसकी मदद करने नहीं आने वाला था, ये बात ईरा भी अच्छे से जानती थी। चीखते चीखते उसका गला बैठने लगा था, पर वो राक्षस बस उसे कुचलने के लगे हुए थे। क्या होगा ईरा के साथ? क्या कोई सुन लेगा उसकी आवाज या दबकर रह जाएगी वो भी दुनिया भर की अनसुनी चीखों में?